हैप्पी मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज जिस टॉपिक पे मैं वीडियो बना रही हूँ, मेरी वीडियो शायद बहुत लंबी हो जाए, पर आप सुनिएगा ज़रूर। कौतूहल हम सभी के मन में है। नीट का पेपर लीक होना और उसके आगे इतना सारा प्रोटेस्ट। कल मेरे बच्चों से मेरी बात हो रही थी और जब से पेपर लीक हुआ है और मेरे घर में भी बच्चे जो एग्ज़ाम देने वाले थे, जिन्होंने एग्ज़ाम दिए एंड फिर कैंसिल हो गया पेपर, फिर उसके बाद उनको री एग्ज़ाम देना पड़ा। बच्चे जब किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं ना, तो वो जी जान लगा के उसकी करते हैं और उसके बाद एक टाइम आता है, हम सभी के साथ होता है ना, अगर हमें कहीं जाना है या हमें कुछ करना है, तो हम जी जान से उसकी तैयारी करते हैं और उसके बाद उस टाइम पे वो चीज़ें कैंसिल हो जाएँ तो बुरा लगता है। और फिर ये तो स्टूडेंट्स की बात है। अच्छा, इसमें बहुत सारे बच्चे जो नीट का एग्ज़ाम दे रहे थे, बहुत सारे बच्चों का फर्स्ट अटेम्प्ट होगा, बहुत बहुत सारे बच्चे फाइनेंशियली जिनकी कंडीशन नहीं अच्छी होगी, उन्होंने भी किसी तरह से अरेंजमेंट करके फ़ीस दिया होगा, अपना सब कुछ जो पढ़ाई के साथ-साथ जो खर्चे हैं वो भी किया होगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने 3-4 साल, 5 साल, शायद किसी का लास्ट अटेम्प्ट भी रहा हो कि अब इसके बाद वो नहीं दे सकते हैं नीट का एग्ज़ाम। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ओवरऑल बहुत कुछ होता है। अब मेरा बहुत कुछ का मतलब आप समझ सकते हैं कि बहुत कुछ, बहुत सारे ऑप्शन हैं, क्योंकि कल जब मेरी बात हो रही थी मेरे जो बच्चे उनके साथ, मेरे बच्चों के साथ, जिसमें से टीनेज बच्चे भी हैं और जिसमें से कुछ टीनेज क्रॉस कर चुके बच्चे भी हैं। तो जब उनसे हम बातें करते हैं ना, एज़ अ पेरेंट्स हमें लगता है कि ये सारी चीज़ें अ, हो गई तो सॉल्यूशन, क्योंकि हम अब उस एज पे पहुंच चुके हैं जहां पर कि हम सोच सकते हैं कि इसके और भी ऑप्शन हो सकते हैं, इसका अदर साइड भी सोच सकते हैं। पर बच्चों का मन उतना मैच्योर नहीं होता है। कुछ बच्चे वेकेशन मोड में थे, कुछ छुट्टी मना रहे थे, कुछ अलग तैयारी कर रहे थे। 12th के बाद बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो बच्चों को करना होता है, उनके कॉम्पिटिटिव और भी एग्ज़ाम होते हैं जिसके लिए वो पढ़ाई कर रहे थे। भाई बच्चा 2 साल से कहीं निकला नहीं होगा तो उसको घूमने-फिरने भी जाना होगा। हर एक चीज़ लाइन अप थी ऐसे, पर फिर क्या हुआ कि एग्ज़ाम कैंसल हो गया, अब री एग्ज़ाम होगा, फिर से बच्चों को पढ़ना पड़ा। ठीक है, सारे बच्चे एक मेंटल हेल्थ के नहीं होते हैं, सब एक स्थिति के नहीं होते हैं। बहुत सारे कोचिंग ने वापस अपने स्टूडेंट्स को बुलाया कि फिर से वो तैयारी कराएँगे, फिर से रिवीज़न कराएँगे। बहुत सारे बच्चे जो बहुत दूर, घर से दूर जाके कोचिंग करते हैं, वहाँ से वो बैग पैक करके वापस अपने घर आ चुके थे कि अब हमें वहाँ पे नहीं रहना है, अपना सारा बोरिया बिस्तर लेकर। सिंपल से शब्दों में मैं बात कर रही हूँ। तो क्योंकि ये सारी बातें मेरे बच्चों के साथ मेरी हुई, इसके लिए मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर रही हूँ। मेरा कहना ये है एज़ अ मदर, सबसे बड़ी बात कि जब तक मार्केट में ना डिमांड एंड सप्लाई, बात गहरी है, सुनिएगा, कि डिमांड एंड सप्लाई 2 चीज़ें होती हैं। जब तक डिमांड नहीं होती है ना, तब तक सप्लाई नहीं होता है। तो डिमांड करने वाले भी हम जैसे ही कुछ पेरेंट्स होंगे, हमारे में से ही कुछ पेरेंट्स होंगे जिनके पास शायद, या जिनके पास इनफैक्ट है, बहुत सारा पैसा है कि वो नीट के पेपर को खरीद सकते हैं। पेपर लीक हुआ वो अलग बात है, पेपर नहीं लीक होता। और ऐसा नहीं कि एक पेपर लीक हुआ है। अक्सर हमने सुना है कि ये इस एग्ज़ाम का पेपर लीक हो गया, इसका पेपर लीक हो गया। तो वहाँ पर तो सिक्योरिटी एक अलग बात है। पर मार्केट में डिमांड है उसकी, तभी तो वो लीक हो रहा है। उसको खरीदने वाले खरीदार बैठे हैं, तभी तो पेपर लीक हो रहा है। अपने आप तो नहीं हो रहा है ना, लीक करने वाला बोल रहा है मैं लीक कर रहा हूँ तुम खरीदो। पहले उसकी डिमांड हुई है ना, तब उसकी सप्लाई आ रही है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जो इसने लीक किया है वो सही है, पर एक क्वेश्चन तो इधर भी है ना कि उसके खरीदार बैठे हैं, उसकी डिमांड है, लोग इतना पैसा लेके बैठे हैं कि वो नीट का पेपर खरीद रहे हैं। और नीट का पेपर सस्ते में नहीं मिला होगा। जिस पेपर को देने के लिए 20 लाख युवाओं ने आवेदन भरा था, सॉरी मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है नंबर, तो उसके लिए सॉरी, पर कुछ ऐसे भरा था। पर
जो बच्चे आज एग्जाम का पेपर खरीद के, एंट्रेंस एग्जाम का पेपर खरीद के एडमिशन ले रहे हैं, उनकी इतनी मतलब एबिलिटी नहीं है कि वो वहां जाकर एग्जाम दे सकें और एग्जाम को पास कर सकें और अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले सकें। तो क्या गारंटी है कि वो कल को जब वो डॉक्टर बनेंगे, वो किसी पेशेंट को देखेंगे और वो पेशेंट को ठीक कर पाएंगे? या वो पेशेंट को, चलो ठीक है, शायद ये माता पिता का एक स्टेटस सिंबल हो जाएगा कि मेरे बेटे ने नीट का एग्जाम पास कर लिया है और उसको बेस्ट स्कूल मिला है, बेस्ट कॉलेज मिला है, उसको गवर्नमेंट कॉलेज मिला है, वो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही निकल गया है। ये करने वाले भी तो कोई माँ बाप ही है ना। वो ये नहीं सोचते हैं कि इतने सारे बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, आपके पास बहुत पैसा है ना, ऐसे जो पेरेंट्स उनके पास, जिनके पास बहुत पैसा है, बच्चों को बिजनेस में लगा दीजिए, उनको बिजनेस करा दीजिए, उनके लिए एफडी कर दीजिए, उनका इंटरेस्ट इतना आएगा ना कि वो बैठ के जीवन भर खाएंगे। और हम जब बच्चों को इस तरह से सपोर्ट करते हैं ना, तो कल उनका उसका रिजल्ट कैसा होता है, वो उसके लिए हम शायद बैठे नहीं रहते। हम पेरेंट्स पूरा जीवन बच्चों के साथ नहीं बैठे रहते हैं, तो हम शायद आज अपने बच्चों को हैंडीकैप्ड कर रहे हैं। बहुत सारे डिस्कशन ऐसे जो बच्चों के साथ होते हैं और फिर मुझे सोचने पर, बहुत ज्यादा सोचने पर मजबूर कर देते हैं। छोटी छोटी चीजें नहीं होती हैं। प्रोटेस्ट हो रहा देश में, सोनम वांगचुक धरने पर बैठे हैं, वहां पे और भी सारी बहुत सारी चीजें हो रही है, उस पर मैं बात नहीं करूंगी क्योंकि पॉलिटिकली मैं किसी को सपोर्ट नहीं करती हूँ। और मैंने मन भी बना लिया है कि शायद मैं नहीं भी करूंगी, क्योंकि बहुत सारे मेरे भी अंदर के क्वेश्चन है, और जब आम जनता की आवाज़ सही ढंग से नहीं सुनी जाएगी, तब तक मेरी ये जो है, मेरा जो मन वो वैसे ही रहने वाला है। कई सारी चीज़ों पे मेरे क्वेश्चन हैं, कई सारे मुद्दे हैं जिस पर मुझे डिसएग्री हूँ, मैं गवर्नमेंट से डिसएग्री हूँ। ये सिर्फ एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम नहीं है जिसमें कुछ दर्जनों बच्चों ने अपनी जान ले ली, आत्महत्या कर ली। इस तरह से बहुत सारे ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं जिसके बाद, या जिसमें विफल होने के बाद बच्चे आत्महत्या कर लेते हैं, अपनी जान ले लेते हैं। आखिर क्यों? क्या सिर्फ हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं कि तुम उस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को देना है, तुमको वो पेपर क्लियर करना है? आज के टाइम में तो इतने ऑप्शन है, हमारे टाइम में तो ऑप्शन नहीं थे, फिर भी हमारे पेरेंट्स कहते थे कि हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो ठीक है। पर आज इतना प्रेशर क्यों हो रहा है, जहां पर आप दर्जनों ऑप्शन के साथ आगे बढ़ सकते हो? और ऐसा नहीं कि सब बेकार है, ये नहीं मिला तो मेरी जिंदगी खत्म। हम अभी इस छोटे से प्रेशर को नहीं झेल पा रहे हैं कि एग्जाम हुआ, एग्जाम नहीं हो पाया, कैंसिल हो गया। पर किसी को हर्ट नहीं करना है, किसी का मजाक नहीं है ये, पर शायद ये टॉपिक भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमें इस पर भी ध्यान देना चाहिए, इस पर भी सोचना चाहिए कि हमारे बच्चों की मेंटल हेल्थ कैसी हो। उनको फेलियर को स्वीकार करना आना चाहिए। उनके लिए वो, उनकी डिग्निटी का सवाल, चलो ठीक है मान लेते डिग्निटी का सवाल है, उनके आत्मसम्मान का सवाल है, पर क्या उनके जीवन से ये बड़ा होता है? क्या इसके लिए सिर्फ एक ही आखिरी रास्ता बचता है कि हम अपनी जान दे दें? शायद नहीं। और इस क्वेश्चन का आंसर हर किसी के पास भी नहीं होगा और हर कोई ढूंढ भी नहीं सकता है, बिकॉज कि हर किसी की मेंटल हेल्थ अलग अलग होती है। तो हम बच्चों को सिर्फ पढ़ा रहे हैं कि तुमको कॉम्पिटिटिव एग्जाम पास करना है, तुमको सिर्फ इसके लिए पढ़ाई करनी है। तो हमें थोड़ा रुक के, ठहर के देखना चाहिए। एज अ पेरेंट्स, जहाँ पर मैं बच्चों की पढ़ाई, उनकी ग्रोथ, उसके साथ साथ उनकी मेंटल हेल्थ की भी केयर करती हूँ, मैं आप सबसे भी चाहती हूँ कि अपने बच्चों की मेंटल हेल्थ पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें। बच्चों के साथ बात करें, बच्चों के मन को समझें। हमारे और बच्चों के बीच जो आर्गुमेंट्स होते हैं, ज़रूरी नहीं कि हर टाइम वो हेल्दी हो, पर करना इम्पॉर्टेंट है। क्यों करना इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि जब हम बच्चों से बात करते हैं अलग अलग टॉपिक पे, तो हम बच्चों के मन को समझ पाते हैं। हम बच्चों को सोशल मीडिया से दूर करना चाहते हैं, पर हम कर नहीं सकते हैं टोटली।
पर हम उनको ये तो समझा सकते हैं ना कि बेटा इस एज पर ये चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है। हम बच्चों को किस चीज की इंपॉर्टेंस ज्यादा है उसको अलग तरह से समझा सकते हैं। पेपर का लीक होना एक बात है, पेपर लीक हुआ ये बड़ी बात है, पर पेपर का लीक होना इतनी बड़ी बात बन जाना कि हमारे युवा उसके लिए अपनी जान दे देंगे, क्या आप सब सहमत हैं इससे? और पेपर का लीक हो जाना और उसके लिए अपनी जान दे देना दो अलग अलग बात है। पेपर का लीक होना डिफरेंट है, अपनी जान देना युवाओं का डिफरेंट है। तो कोई इस बात के ऊपर बोल ही नहीं रहा है कि जो बच्चों ने सुसाइड किया वो आखिर क्यों किया, सिर्फ इसलिए कि पेपर लीक हो गया। पर फिर मैं उन बच्चों के पेरेंट्स से, घर वालों से माफी मांगना चाहती हूँ, क्योंकि किसी के बच्चे का जाने का जो दुख होता है वो हम नहीं बता सकते, हम नहीं बेयर कर सकते। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर हमारे बच्चों को, हमारे युवाओं को किसने ये समझाया है, किसने ये सिखाया है कि एक रैंक की कीमत उनकी जिंदगी से ज्यादा है। समझ में ही नहीं आता है कि आखिर किसने उनको ये चीज बताई, किसने उनको ये चीज समझाई कि तुम्हारी जिंदगी की कीमत इस बात से तय होती है कि तुमने कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर किया या नहीं किया। जैसे सिंपली समझाओ ना कि इसके अंदर जो सेल पड़े हैं, भाई सेल निकालने के लिए कवर भी निकालना पड़ेगा, बहुत सिंपल सी बात है। पर अब किसी दूसरे को इसका सेल चाहिए, कब निकलेगा? जब किसी को चाहिए, बहुत छोटी सी बात है। ऐसे ही मार्केट में ना ऐसे बहुत सारी चीजें हैं दुनिया में कि वो चीज, वो सप्लाई चेन, उसकी डिमांड, और पता है ये डिमांड ना कोई एकदम छोटी डिमांड नहीं है, बहुत बड़ी वाली डिमांड है, जिसको हम छोटी बात समझ रहे हैं ना खरीदने के लिए। और यहाँ तो 22 लाख स्टूडेंट्स एग्जाम दे रहे हैं, जिसमें से कुछ 20,000 सीटें होंगी, कुछ हजार सीटें होंगी, ठीक है, लाखों लाखों कैंडिडेट्स में 1000 सीटें। बात तो वही हो गई ना, डिमांड्स क्रिएट सप्लाई, डिमांड्स ने सप्लाई क्रिएट करी। अच्छा पेपर लीक हो जाता, कोई लेने वाला ही ना होता तो क्या होता? कुछ होता क्या? पर पेपर लीक हुआ, उसको लेने वाले लोग थे, उसको लेने वाले लोगों ने पहले डिमांड हुई है और तब सप्लाई क्रिएट हुई है। और आप सोचो इतने बड़े एग्जाम का पेपर जिसके लिए 20-22 लाख बच्चों ने आवेदन भरा है और उसमें से कुछ ही सीटें हैं। हम पेरेंट्स, हम अपने बच्चों से प्यार करते हैं और उनसे अनलिमिटेड प्यार करते हैं, क्योंकि हमारी लाइफ में, हमारे देखा जाए तो सब कुछ ऐसा होता है कि हमारे बच्चे ही हैं। तो हम बच्चों के सेल्फ वर्थ को किसी एग्जाम के रिजल्ट से नहीं बांध सकते हैं, और शायद हम में से किसी को भी नहीं बांधना चाहिए। सिर्फ पेरेंट्स ही नहीं, टीचर, टीचर भी बच्चों की लाइफ में ना बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखते हैं। और टीचर जब पढ़ा रहे होते हैं तो उनको भी दो तरह की शिक्षा पता होगी, एक वो शिक्षा जो आजीविका देती है और एक वो शिक्षा होती है जो जीवन देती है। हम हर जगह देखते हैं, जो खास करके जो कोचिंग है, कोचिंग में एक रेस चल रहा है, और वो रेस ऐसा जो कि आजीविका देती है, कंपटीशन। बच्चा कुछ नहीं सोचता है, बच्चा सेल्फ भूल जाता है, वो लाइफ भूल जाता है, वो सिर्फ दौड़ता है उसके पीछे। एक मिनट, यहाँ पर ना मैं ये नहीं कहूंगी कि बच्चे को दौड़ना नहीं है, बच्चे को कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी नहीं करनी है, या बच्चे को भागना नहीं है, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ है। इस एज में ना जितनी मेहनत हम कर सकते हैं उतना ज़्यादा हम करते हैं, क्योंकि आगे हमारा फ्यूचर अच्छा होगा। आज हम मेहनत करेंगे तो कल हम बहुत अच्छा कर पाएंगे, नो डाउट होगा, हमारा कल सिक्योर होता है। पर क्या ये सही है कि सिर्फ भागते रहो? पता है पहले जो एजुकेशन होता था ना,
उस एजुकेशन का मतलब जहाँ तक मुझे समझ में आता था, जो कोचिंग, टीचर, पेरेंट्स हर कोई मिलके करता था ना, तो उसका मतलब होता था शायद कि डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल। एक इंडिविजुअल जो पर्सनालिटी होती थी उसका डेवलपमेंट कैसे हो, पढ़ाई लिखाई, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, हर चीज़ के लिए कैसे रेडी रहे, जीवन में आगे बढ़ने के लिए उसका मेंटल हेल्थ कैसा होना चाहिए। पर आज के टाइम में कोचिंग सेंटर सिर्फ फोकस उस पे करते हैं कि कितनी ज़्यादा से ज़्यादा वो बच्चे ले सकें, कितने ज़्यादा बच्चे भर सकें और कितने ज़्यादा से ज़्यादा उनकी जो फीस है वो वसूल हो सके। शायद कोचिंग सेंटर वालों को भी मेरी बात बुरी लगे, पर सोचिएगा ज़रूर। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप फीस मत लो, आप पढ़ाओ नहीं बच्चों को, आप एजुकेशन दे रहे हो, आप शिक्षा दे रहे हो, पर आपने एजुकेशन को एकदम वोकेशनल एजुकेशन रखा। तो मेरे ये सारे डिसएग्रीमेंट हैं और शायद रहेंगे। कोचिंग सेंटर का फोकस कहाँ पर है? आपको सिर्फ एंट्रेंस एग्जाम निकालना है। अब उसमें बच्चा बर्बाद हो रहा है, आबाद हो रहा है, जो इंडिविजुअल छात्र छात्राएं या जो भी स्टूडेंट्स हैं, आप कैसे पढ़ रहा है, क्या कर रहा है, उससे कोई मतलब नहीं होता है। आपका सिर्फ एक टारगेट है कि आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर होना चाहिए। निकालो, आपको उसके रैंक से भी नहीं मतलब है। फिर बाद में कहने को हो जाता है कि ये तो बच्चे की मेहनत पर डिपेंड करता है। मानती हूँ कि बच्चे की मेहनत पे भी डिपेंड करता है। बहुत सारे बच्चे जो 11th 12th से कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना शुरू कर देते हैं, बहुत सारा प्रेशर होता है उनके ऊपर, और उस प्रेशर को वो कैसे हैंडल करते हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है उनके आसपास का वातावरण, उनके आसपास के लोग। और शायद मैं जैसे देख पा रही हूँ कि जब मेरे बच्चे भी 10th में आ गए, उनके ऊपर भी बहुत सारा प्रेशर है। और पहले के टाइम में जब हम 10th में थे ना, प्रेशर हमारे ऊपर भी था। ऐसा नहीं कि हमारे ऊपर प्रेशर था, पर वो डिफरेंट टाइप ऑफ प्रेशर था, डिफरेंट काइंड ऑफ प्रेशर था। पर आज का प्रेशर बहुत ही डिफरेंट हो गया है, और उसको समझना एज अ पेरेंट्स मेरे लिए भी इम्पॉर्टेंट है, और जो पेरेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए भी वो बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। जब हम लाइफ से कुछ मांगते हैं, कुछ चीज़ें हमें चाहिए होती हैं, जैसे कि बच्चे बड़े हो रहे हैं, जो बच्चे पढ़ेंगे, तुमको ये करना है, तुमको वो करना है, पर जब आप लाइफ को जी रहे हो, लाइफ से कुछ मांग रहे हो ना, कुछ चीज़ें चाहिए, तो उसके पीछे एक कल्पना होती है ना, एक चीज़ हम सोच के रखते हैं ना कि हमारा भविष्य ऐसा होगा। भविष्य के बारे में एक तस्वीर होती है, एक इमेज होती है, तो उसमें इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हम मांग कैसे रहे हैं, हमारी डिमांड किस तरीके की है और कैसी है। जब कोई इस तरह की घटना होती है ना, तो हमें घटना का बाहरी सब कुछ दिखाई देता है। हम रेडी रहते हैं फटाक से उंगली उठाने के लिए, ये जिम्मेदार है, इसकी वजह से हुआ, इसने ऐसा किया, इसके लिए हुआ। मतलब ये उंगली तो डिक्टेटर है, डिक्टेटर नाम है इस उंगली का, सारी उंगलियों के नाम है, ये डिक्टेटर है। तो डिक्टेटर वाला काम भी है इसका। घटना कैसे हुई उसके लिए दोषी करार दे देना, फटाक से उंगली उठा देना, कितना आसान लगता है ना। और है भी आसान कि हमको बात पता नहीं होती है, हम समझना नहीं चाहते हैं, हम उस घटना की जड़ तक नहीं जाना चाहते, हम उसके अंदरूनी कारणों को नहीं देखना चाहते हैं, हम अंदर के बारे में इतना सोच ही नहीं पाते हैं, सिर्फ जो बाहर दिख रहा है, जो बाहर हो रहा है, उस पर उंगली उठा देते हैं। हम ये मानते ही नहीं है कि जितनी गलती, जितनी जिम्मेदारी बाहर वाले की है, उतनी ही ज्यादा जिम्मेदारी अंदर वाले की है। पर हम ये मानना नहीं चाहते हैं, हम कोशिश ही नहीं करते इस बात को मानने की। क्यों? क्योंकि शायद हमारा ईगो, मुस्कुरा कर ईगो, या हमारा ईगो, हम उस घटना को सिर्फ बाहर से देख रहे हैं, हम उस घटना को अंदर से क्यों नहीं देखना चाहते हैं। गलती हुई है, बहुत बड़ी गलती हुई है,
फ्यूचर में कभी भी इस तरह का पेपर लीक ना हो। भीतर वाला जो ज्ञान है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें शिक्षा चाहिए, शिक्षा से इंपॉर्टेंट है हमें ज्ञान चाहिए। और ज्ञान वोकेशनल वाला नहीं चाहिए, हमें आत्मज्ञान चाहिए कि गलती हमारी हुई है, पर हमारी गलती उनके 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 कारण नहीं हुई है, हमारी कुछ गलतियां हमारे कारण भी हुई है। तो हमें भीतर देखना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अब ये जो बात है ना, बाहर और भीतर की, इसको आप कई तरह से समझ सकते हैं। और जो समझदार होंगे, जिन्होंने इस घटना को देखा होगा पूरी तरह से, वो समझ रहे होंगे। अब चाहे ये सरकार के पक्ष में हो, सरकार, बाहर पेपर लीक हुआ, पर जो अंदर भीतर बैठे लोग हैं, उन्होंने भी तो किया है इसमें कुछ, सिर्फ बाहर वालों ने तो नहीं किया। तो हमारे अंदर भी, अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं, हम एज अ स्टूडेंट हैं, हम एज अ पेरेंट्स हैं, हम एज अ टीचर हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है हमें इन सारी घटनाओं पर ध्यान देना। अगर हम नहीं ध्यान देंगे तो घटनाएं बदलती रहेंगी। आज कुछ और घटना थी, हमारे बच्चों ने अपनी जान ली, आत्महत्या की। थोड़े दिन बाद ये सब शांत हो जाएगा, फिर कोई नया कारण निकल आएगा, फिर लोग बोलेंगे पिछली बार दूसरा कारण था, इस बार दूसरा कारण है। पर बच्चे दे तो रहे हैं ना अपनी जान, बच्चे कर तो रहे हैं ना सुसाइड। तो हम, कारण वही है, सिर्फ कारण का स्वरूप बदल गया है। बच्चों को स्ट्रॉन्ग करना, बच्चों को अच्छा ज्ञान देना। सिर्फ किताब, सिर्फ कोचिंग और सिर्फ स्कूल के ज्ञान से काम नहीं चलने वाला है। एक भारतीय होने के नाते, खास करके एक माँ होने, शायद माँ अपने बच्चों के लिए हर संभव प्रयास करती है, हर वो काम करती है जो उसके बच्चों के भविष्य के लिए अच्छा हो, उनके फायदे के लिए अच्छा हो। पेपर लीक भविष्य में ना हो, इसके लिए जो भी कार्रवाई, जो भी चीजें हैं, उन सब में मैं सबका सपोर्ट करती हूँ। क्योंकि शायद मेरा एक बच्चा नहीं, जो इस पूरे भारत देश के बच्चे हैं, जब भविष्य में वो एग्जाम देंगे और फिर ऐसी घटनाएं होंगी और फिर कुछ ऐसा रिपीट होगा, तो फिर हम प्रोटेस्ट करेंगे। नहीं, हमें आज उसका सॉल्यूशन चाहिए। और ये सॉल्यूशन हर माँ की कोशिश होनी चाहिए कि वो अपने स्तर पे इन सारी चीज़ों को देखे, उनको व्यवस्थित करे, उन चीज़ों को समझे और कहाँ तक संभव हो सके वहाँ तक इसमें एक दूसरे का साथ दे कि भविष्य में फिर ऐसी घटनाएं ना हो। में टाइम भी वेस्ट होता है, हर किसी के पास इतना पैसा नहीं होता, इवन गवर्नमेंट का भी इतना पैसा, सरकार को इस बार एयरफोर्स लगाना पड़ा पेपर। और एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है कि कोई भी व्यवस्था ईमानदार नहीं हो सकती है तब तक जब तक कि अंदर से इंसान बेईमान है। इंसान बेईमान है तो कोई भी व्यवस्था ईमानदार नहीं हो सकती है। शायद ये लोकतंत्र है, और यहाँ पर अगर हम भीतर से नहीं बदल रहे हैं तो हमारी बनाई व्यवस्था कैसे ईमानदार हो सकती है, कैसे सुचारू रूप से चल सकती है। और इस तरह के क्वेश्चन ना सिर्फ मेरे मन में नहीं, शायद युवाओं के मन में ज्यादा है, बच्चों के मन में वो बातें ज्यादा हैं। बच्चे बहुत सारी चीजें, बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर जानना चाहते हैं, और उनके कई सारे ऐसे प्रश्न होते हैं, ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनके आंसर मुझे खुद भी नहीं मिलते हैं। और ये सारे मन में कौतूहल पैदा करते हैं। हमारी व्यवस्था, हमारा सिस्टम, हम जिस सरकार के ऊपर भरोसा कर रहे हैं, वो सरकार हमारे लिए क्या 100% दे रही है। कई बार हम ऐसे बोल देते हैं ना, जैसे अभी, कि अगर हम ईमानदार नहीं हैं और व्यवस्था कितनी भी अच्छी बनाई जाए तो वो कहीं ना कहीं से सेंध कर ही लेगी हमारी बेईमानी उस ईमानदारी के अंदर, और वो ईमानदारी भी वहां पर जाकर बेईमानी का स्वरूप ले लेती है।
और मुझे लगता है कि जितनी हम ईमानदारी के साथ बाहरी व्यवस्था को, बाहरी चीज़ों को देख रहे हैं, शायद उतनी ही ईमानदारी के साथ भीतर भी देखना आवश्यक हो जाता है। चेंजेस आएंगे, थोड़ा टाइम लगेगा, पर जो चेंज हमें लाना है ना, उसके लिए हमें आज से और अभी से ही उस बात पर फोकस करना पड़ेगा। बहुत सारी चीज़ें मुझे करनी पड़ती हैं अपने बच्चों के लिए। तो मैं हर माँ से रिक्वेस्ट करूँगी, हर माता पिता से रिक्वेस्ट करूँगी कि अपने बच्चों को समझिए, अपने बच्चों को जानिए और अपने बच्चों को वो बातें बताइए जो उनके हक के लिए, जो उनके हित के लिए आवश्यक है, जो लाइफ में उनको सही मायने में सक्सेसफुल बनाती है। क्योंकि हमारे टाइम में जब हमको बताया गया तो सिर्फ जॉब हमारी लाइफ को नहीं सक्सेसफुल बनाता था। हमारी लाइफ में ओवरऑल हमारा डेवलपमेंट, हमारा समाज में, आसपास में हमारा लोगों के साथ रिलेशनशिप कैसा है, वो सब इम्पोर्टेंट होता था। पर आज हम जिस तरह के माहौल में रह रहे हैं, जहाँ पर बच्चे ये कहते हैं कि हमें क्या मतलब है किसी और से, हमारी लाइफ है, हम अपने अकॉर्डिंग जिएंगे। तो बच्चों, आप अपनी लाइफ अपने अकॉर्डिंग ही जियोगे, पर पहले आप उस लाइफ को थोड़ा देखो, थोड़ा समझो, जानो, फिर जियोगे। आप लाइफ अपनी जब जीना स्टार्ट करोगे, तब आपको लाइफ का रियल मायने पता चलेगा। अभी लाइफ को एंजॉय करो कि अभी पेरेंट्स आपको सब कुछ करके दे रहे हैं। आपको उस बात की चिंता नहीं है कि आपको फीस भरनी है, कि आपके घर में लाइट नहीं है, कि आपके घर में रोटी नहीं है। और शायद बहुत सारे बच्चे ऐसी आर्थिक स्थिति से भी गुजर रहे होते हैं जिनके पास ये बेसिक सुविधाएं नहीं होती हैं, पर उनको जीवन से कंप्लेन नहीं होता है। वो उस लाइफ को खुशी खुशी जी रहे होते हैं और उनके अंदर एक चाह होती है, एक लगन होती है कि हाँ, मुझे ये करके अपनी आर्थिक स्थिति को बदलना है। तो परिस्थितियाँ सबके लिए अलग अलग है, पर उन परिस्थितियों में आप कैसा बिहेव करते हो, आप कैसे उस परिस्थिति को जीते हो, ये इम्पोर्टेंट है। सो वीडियो सच में बहुत लंबी हो गई है, तो मैं यहाँ पर इस वीडियो को एंड करूँगी और आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगी कि वीडियो को पूरा देखिए। मेरी सोच है, ये मैंने मेरी सोच के अकॉर्डिंग और कुछ बातें जो मुझे लग रहा था कि हाँ करनी चाहिए, कि सिर्फ मैं एक परिस्थिति को ही नहीं गलत समझा सकती, नहीं ठहरा सकती, उसके पीछे बहुत कारण होते हैं। घटनाएं कहाँ से शुरू होती हैं और कहाँ पे ख़त्म होती हैं, ख़त्म होना सबको दिखता है, पर शुरू कहाँ से हुई वो नहीं दिखता है। तो ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और इसके साथ ही साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग।